हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के संबंध में चर्चा करी, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की चर्चा करने से पूर्व जो भी भूमि सुधार हुए आज़ादी से पूर्व तथा आज़ादी के पश्चात, उस पर चर्चा की जानी आवश्यक है। बेसिकली भूमि सुधार होते क्या हैं? किसी भी कृषि संरचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण होने वाले परिवर्तन वो भूमि सुधार कहलाते हैं। जैसा कि हमने हाल ही में देखा, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा कृषि सुधार कानून लाए गए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मंडी एक्ट से संबंधित, तो ये भी कहीं ना कहीं पे भूमि सुधार या कृषि सुधार से संबंधित प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। अतः कृषि सुधार संबंधित कानून कहे जा सकते हैं। अतः यहाँ पे ये देखना आवश्यक है कि आज़ादी से पूर्व भारत की भू प्रणालियाँ क्या थी, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई। इस संबंध में चर्चा करने के लिए प्रथम स्थान पर लाते हैं हम स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा जो लैंड सिस्टम या भूतारण प्रणाली यूज की गई, वो स्थायी बंदोबस्त कहलाई। स्थायी बंदोबस्त में होता क्या था कि जमींदार को अधिकार दे दिए जाते थे, वह किसानों से लगान वसूल करता था और सरकार को। अब जैसा कि हमने अपनी वीडियो में चर्चा करी कि लगान का अमाउंट फिक्स होता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 10/11 भाग राज्य सरकार को जमा कराया जाता था तथा शेष 1/11 भाग स्वयं जमींदार स्वयं के पास रखता था। अतः ये जमींदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त की समस्या यह उत्पन्न हुई कि जहाँ पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन का यह मानना था कि इससे जमींदार वर्ग उत्पन्न होगा जो कि भूमि सुधार पर ज़्यादा ध्यान देगा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देगा, बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारेगा। किंतु हुआ इसके उलट। मुख्यतः स्थायी बंदोबस्त के दोष ज़्यादा रहे, जैसा कि निम्न प्रकार हैं। सर्वप्रथम, जमींदारी व्यवस्था के कारण जमींदार ही नहीं, जमींदार के अंतर्गत बहुत से बिचौलिया वर्ग भी उत्पन्न हो गया, जो कि एक परजीवी की तरह कार्य करने लगा। इससे किसानों पर अनावश्यक दबाव पड़ा और किसानों की स्थिति दय से दयनीय होती गई। दूसरी समस्या ये आई कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया कृषि में। जैसा कि स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश शासन का मानना था कि स्थायी बंदोबस्त होने के कारण जमींदार वर्ग कृषि में इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमींदार वर्ग मात्र परजीवी की तरह कार्य करने लगे और वो मनी माइंडेड की तरह ही कार्य करने लगे। किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, न ही भूमि सुधार हुए, न ही एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का उत्पादन बढ़ा और न ही इसे ब्रिटिश सरकार को इससे कुछ फ़ायदा हुआ। तीसरी मुख्य समस्या थी शोषण। जमींदारी प्रथा शोषण पर आधारित थी।
जमींदार स्थायी बंदोबस्त या फिर स्थायी लगान चुकाने के पश्चात किसानों पर अत्याचार करके ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करते थे। अब इस संबंध में हर्षदेव मालवीय के अनुसार देश में लगान की दर उत्पादन की 34 से 75% तक भी थी और राष्ट्रीय आय का इतना बड़ा भाग एक अनुत्पादक वर्ग के द्वारा गरीब किसानों का शोषण कर हत्या लेना एक अन्यायपूर्ण तो था ही, शायद साथ ही पूंजी निर्माण तथा आर्थिक निवेश की दृष्टि से भी गलत था। जमींदार द्वारा किसानों के शोषण का पूरा अनुमान लगान की राशि से नहीं हो सकता था। इसके अलावा वह किसानों से बेगार भी लेते थे। इसके अलावा किसानों से भेंट और नजराना भी लेते थे और यदि किसान ने कभी ऋण ले लिया तो ऋण के दबाव में आकर वह अपनी जमीन भी खो बैठते थे। तो ओवरऑल यदि हम इस संबंध में चर्चा करें कि स्थायी बंदोबस्त कैसा था, तो निश्चित रूप से यह किसानों के लिए बड़ा ही पीड़ादायक साबित हुआ। दूसरी व्यवस्था अंग्रेजों की थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसे विलियम बेंटिंक ने आगरा अवध में लागू की थी और बाद में इसे मध्य प्रदेश पंजाब में भी लागू किया। महालवाड़ी व्यवस्था बेसिकली गांव को एक यूनिट मानती थी और गांव के मुखिया को यह अधिकार प्राप्त थे कि वह लगान वसूल करके राजकोष में जमा करें। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लगाई गई, जो कि दक्षिण तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पूर्व पंजाब, असम आदि में लगाई गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया और उनके और राज्य के बीच में कोई भी मौजूद नहीं होता था। किसान अपनी लगान स्वयं राजकोष में जमा करा देता था। परंतु इन सभी व्यवस्थाओं में यथा स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, धीरे इनमें भी दोष उत्पन्न होने लगे और इनमें भी विभिन्न प्रकार के बिचौलिए उत्पन्न हुए। तो अब आज़ादी के पश्चात आवश्यक हो गया था कि भूमि सुधारों को लागू किया जाए और कहीं ना कहीं आज़ादी का बाद प्रथम जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो लैंड रिफॉर्म ही थे। अब लैंड रिफॉर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है और जिसके उद्देश्य जो कि भूमि सुधारों के उद्देश्य वो इस प्रकार से थे। पहला है मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारों का सुधार और तीसरा है कृषि का पुनर्गठन। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। पहले जो समस्या उत्पन्न हुई थी मध्यस्थों की स्थायी बंदोबस्त के कारण, वो बहुत ही जटिल हो गई थी। दूसरी किसानों की जो समस्या थी, किसान मध्यस्थों के वो जमींदारी व्यवस्था के स्थायी बंदोबस्त से दबे कुछ लेते हैं, उन्हें भी अपग्रेड करना था, उनको भी अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में लाना था। इसके अलावा कृषि की जो मुख्य समस्याएं थी जोतों से संबंधित, वो कृषि के पुनर्गठन नहीं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों के उन्मूलन के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि जो जमींदार वर्ग था, चूँकि वो प्रभावशाली था, उसको विदेशी संरक्षण भी प्राप्त था। अतः सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत के लिए आवश्यक हो गया था कि यदि कृषि में सुधार करना है तो मध्यस्थों का उन्मूलन किया ही जाना बहुत आवश्यक है। और यदि मध्यस्थ के उन्मूलन में हुई देरी को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं
कि पहला कानून उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कानून को बनने में लगभग 4.5 साल लग गए थे। तो जमादारी प्रथा को या जमींदारों को या मध्यस्थों को हटाना जितना समझ पा रहे तो उतना मुश्किल है, उतना आसान नहीं था। यह बहुत मुश्किल कार्य था। स्वतंत्रता के समय देश की 57% क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत था। ये एक मुख्य समस्या थी स्वतंत्रता के समय। वैसे जमींदारी उन्मूलन के कानून 1951 में ही बना दिए गए थे, परंतु उनकी पालना और उसमें बहुत से टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्य समस्याएं इस प्रकार भी थी। कई समस्याएं भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत ही थी, जो कानूनी समस्याएं थी। इसके अलावा कई समस्याएं इस प्रकार भी थी कि जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त था वहाँ पे भूमि का रिकॉर्ड था, जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त नहीं था वहाँ पे भूमि का रिकॉर्ड था ही नहीं। तो भूमि का रिकॉर्ड नहीं होने से मुख्य समस्या यह है भूमि के सुधारों को लागू कैसे किया जाए। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 17.30 करोड़ एकड़ जमीन मध्यस्थों से ली गई और उनको लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को बांटा गया। यदि हम जमींदारी उन्मूलन की बात करते हैं या मध्यस्थों के उन्मूलन की बात कर रहे हैं तो ये समालोचनात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है कि समस्या क्या आई थी जमींदारी उन्मूलन में। तो यहाँ पे ये देखना आवश्यक है कि समस्या मुख्य रूप से क्या थी। सर्वप्रथम समस्या कानून बना दिए गए थे, बट कानूनों के इम्प्लीकेशन में थी। जैसे हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कानून 1951 में बना, बट इसको लागू होने में 4 साल लग गए। इसके अलावा जमींदारी उन्मूलन कानूनों में खुद कास्ट एक परिभाषा थी, खुद कास्ट पर्सनल कल्टीवेशन की। पर्सनल कल्टीवेशन का अर्थ होता है कि जमींदारों द्वारा उनके परिवार के सदस्य को द्वारा खुद देख रेख को भी शामिल कर लिया गया। अर्थात खुद कास्ट जो परिभाषा थी उसमें जमींदारों और उसके परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक ज़मीन निश्चित कर दी गई कि भाई इस एक पर्टिकुलर ज़मीन या फिर इतनी एकड़ ज़मीन से ज़्यादा वो नहीं रख सकता था। अब चूँकि किसी भी जमींदार के परिवार में 5 या 10 पारिवारिक मेंबर थे तो सबके नाम पे पर्टिकुलर ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा नाम हो जाता था। अतः कहीं ना कहीं पे जमींदारी उन्मूलन जो कानून बनाए गए उनका ड्रॉबैक ये भी था। और दूसरी समस्या ये भी थी कि जो जमींदार उन्मूलन कानून थे उसके अंदर खुद कास्ट की परिभाषा तो थी और जो ज़मीनों की लिमिट दी गई थी कि भाई ये कोई भी पर्सन या कोई भी जमींदार या कोई भी व्यक्ति इतनी ज़मीन रख सकता है, उसका पैमाना या उसका मात्रा भी बहुत अधिक थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो ये परिभाषा जिसमें कि जमींदार और उसके परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया था और दूसरी तरफ ये समस्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ज़मीन रखने की काफ़ी बड़ी मात्रा दी गई थी। तो ये मुख्य रूप से समस्या के रूप में उभरे। और समय समय पर जमींदारों द्वारा इन्हीं आधारों पर लगातार कोर्ट से स्टे लिए आते थे और जमींदारी उन्मूलन कानून प्रॉपर रूप से लागू नहीं हो पाए। अब आगे बात करें काश्तकारी उन्मूलन
या फिर काश्तकारी सुधार